अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नाज़ अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा प्यारा सा साइंस है, जनरल साइंस, आपका क्लास 8 का, जिसका लेसन है इंसानी जिस्म और उज़वी निज़ाम। इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं और ये हमारे उर्दू मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबसे एक बात पूछूंगी कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए और कीजिए, वहाँ आपकी हेल्प के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि आपका 11वां लेसन है इंसानी जिस्म और उज़वी निज़ाम, सबसे पहले आपको दिया गया, ज़रा याद कीजिए। चलिए याद करने की कोशिश करते हैं। पहला है कि आज़ा और उज़वी निज़ाम किन आज़ा से बनते हैं। तो मैंने, अगर आपको मेरी वीडियोस पिछले आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं पिछला वीडियो। इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये कैसे, यानी जो हमारा आज़ा है और उज़वी निज़ाम किन आज़ा से मिलकर बनते हैं। तो चलो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में पूरा प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले आता है आपका खुलिया। ठीक है, खुलिया ले लिया। खुलिया छोटे छोटे जो खुलिए होते हैं, जो खुलिए मिलकर बनते हैं नसीज। ठीक है, नसीज। उसके बाद बनता है आपका नसीज से उज़ू। ठीक है, उज़ू के बाद बनता है आपका उज़वी निज़ाम। तो ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है उज़वी निज़ाम बनने का। यानी कि पहले खलिए बनते हैं, फिर बहुत सारे खलिए मिलकर नसीज बनाते हैं, फिर बहुत सारे नसीज बनकर उज़ू बनाते हैं, फिर बहुत सारे उज़ू मिलकर उज़वी निज़ाम बनाते हैं। ओके, तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इंसानी जिस्म में कौन कौन से उज़वी निज़ाम हैं। तो देखो बहुत सारे उज़वी निज़ाम हैं। एक तो आपका हो जाता है नर्वस सिस्टम, जिसको बोल सकते हैं हम लोग, जो आपका नर्वस सिस्टम है, ब्रेन। चलो एक एक करके मैं बताती हूँ। सबसे पहले आ जाता है आपका तनफ़्सी निज़ाम, एक हुआ। दूसरा हो जाएगा आपका इन्हिज़ामी निज़ाम। तीसरा हो जाएगा आपका इखराजी निज़ाम। नंबर 4 हो जाएगा आपका बोल सकते हैं हम लोग जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तौलीदी निज़ाम, वो हो जाएगा। नर्वस सिस्टम, अज़बी निज़ाम हो जाएगा। तो ये बहुत सारे, टोटल 11 निज़ाम है हमारे बॉडी के अंदर, यानी हमारे इंसानी जिस्म में टोटल 11 अज़बी निज़ाम हैं। तो ये हो गया कुछ बेसिक सी चीज़ें। अब आते हैं जो हमें लेसन में क्या क्या दिया गया है, सबक में क्या बोला गया कि गुज़िश्ता ज़मात में आपने जानदारों की चंद खुसूसियात का मुताला किया है। जानदारों की खुसूसियात को ज़ाहिर करने वाले ज़िंदगी के लिए ज़रूरी अफ़आल, यानी कि हयाती अफ़आल को लाइफ प्रोसेस कहते हैं, यानी हयाती अफ़आल कहलाता है। ये कुछ आपको डेफिनेशन दिया गया है किस चीज़ का, कि हयाती अफ़आल किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हो कि जानदारों की खुसूसियात को ज़ाहिर करने वाले ज़िंदगी के लिए ज़रूरी अफ़आल हयाती अफ़आल कहलाता है। तो ये हो गया डेफिनेशन, तो ये भी याद रख लेना। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए, तो 2 मार्क्स के लिए तारीफ़ पूछता है, आपको भी बात पता है। फिर आता है आपका बताए तो भला। गहरी नींद के दौरान हमारे जिस्म में कौन कौन से अफ़आल जारी रहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि देखो हमारा जो हार्ट सिस्टम है, यानी जो हमारा दौरान खून है, वो चलता रहता है ना। हमारा जो दिल का काम है वो पूरे तमाम हिस्सों तक जिस्म के खून पहुंचाता है। फिर आपका जो तनफ़्सी निज़ाम है, यानी सांस लेन देन का जो अमल है, अमल तनफ़ुस, वो भी काम करता रहता है। अगर मान लो फेफड़े ने बोल दिया हड़ताल, तो क्या हो जाएगा, आप ज़िंदा रहोगे, नहीं रहोगे ना। तो ये सारी चीज़ें जो ऑन रहती है ना। तो कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के अंदर जो चलते ही रहते हैं, वो रुके तो हमारी लाइफ रुक जाएगी, ऐसा है। उनमें से भी एक था ये वाला, दिल वाला। दूसरा आपका ये तनफ़्सी निज़ाम हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप जब खाते हो तब स्टार्ट होता है ना, तब वो डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका हो गया। ये नर्वस सिस्टम जो आपका अज़बी निज़ाम है, वो भी क्या करता है, उसे अपना, क्योंकि देखो मेन आपका अज़बी निज़ाम है, वो सबको कंट्रोल करके रखता है, सिवाय किसकी, जो आपका हार्ट है ना, दिल, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्योंकि दिल का ना खुद एक अलग ही मामला चलता है, वो खुद के कंट्रोल में रहता है, इसीलिए उसे खुद, मतलब उसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो सकता ब्रेन के, ऐसा है। जब आप आगे पढ़ोगे ना तो इस बारे में मैं अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका टॉपिक नहीं है, मैं उधर लेके चले जाऊंगी तो फिर आप इधर भूल जाओगे, इसलिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमारे जिस्म में कौन कौन से हयाती अफ़आल मुसलसल जारी रहते हैं, यानी लाइफ प्रोसेस जो है, हयाती अफ़आल कौन कौन से रहते हैं, ये आप मुझे बताओगे।
क्योंकि मैंने आपको इतना सारा समझाया तो कुछ तो मुझे रिप्लाई मिलना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ हयाती अफ़आल बेहतर तरीके से अंजाम पाने के लिए कई आज़ा के ग्रोह का काम करते रहते हैं। इन हयाती अफ़आल के मुख्तलिफ मराहल होते हैं। मखसूस मराहले पर मखसूस आज़ा बाकायदा तरीके से अफ़आल अंजाम देते रहते हैं। आज़ा का ऐसा ग्रोह जो एक मखसूस फ़अल अंजाम देता है उज़वी निज़ाम कहलाता है। हमारे जिस्म में हाज़मी निज़ाम, तनफ़्सी निज़ाम, निज़ाम दौरान खून, दमोई निज़ाम बोल सकते हैं, उज़वी निज़ाम, इखराजी निज़ाम, तौलीदी निज़ाम, उज़लाती निज़ाम जैसे कई उज़वी निज़ाम अपने अफ़आल अंजाम देते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने अब भी ये क्वेश्चन कराया है कि इंसानी जिस्म में कौन कौन से उज़वी निज़ाम हैं। तो देखो निज़ाम का यहाँ पे बता दिया कि कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है। देखो यहाँ पे हाज़मी निज़ाम बोला गया है, तनफ़्सी निज़ाम, दौरान खून है, उज़वी निज़ाम है, इखराजी निज़ाम है, तौलीदी निज़ाम है, उज़लाती निज़ाम है। ऐसे पूरे टोटल 11 निज़ाम है हमारे बॉडी के अंदर, ऑर्गन सिस्टम है जो कंट्रोल करते हैं, है ना, हमारी बॉडी का काम अंजाम देते हैं। तो यही यहाँ पे एक चीज़ समझाया गया और क्या बोला गया कि जो हमारा जिस्म है मुख्तलिफ हयाती अफ़आल बेहतर तरीके से अंजाम पाने के लिए कई आज़ा के ग्रोहों का काम करते हैं। देखो अब भी समझाया क्या कि खुलिया मिलकर बनाता है क्या, नसीज बनाता है। फिर नसीज क्या बनाता है, उज़ू बनाता है। फिर उज़ू मिलकर क्या बनाते हैं, उज़वी निज़ाम, है ना, मतलब जो आपका ऑर्गन सिस्टम है उज़वी निज़ाम उसको बनाते हैं, पूरा एक सिस्टम बनाते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया कि छोटे छोटे जो आज़ा के ग्रोह काम करते हैं, है ना। इन हयाती अफ़आल के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। मखसूस मरहले पर मखसूस आज़ा बाकायदा तरीके से अफ़आल अंजाम देते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया कि हर किसी का अपना अपना अफ़आल अंजाम देता है ना। यानी कि अगर आपका जो अमल तनफ़ुस है यानी तनफ़्सी निज़ाम है उसका काम क्या है, आपकी जो सांस का लेन देन है, क्या करना है, वो पूरा उसका काम हो जाता है ना। दौरान खून जो है आपका वो कौन काम करता है, वो पूरा उसका हो गया अलग सिस्टम। अज़वी निज़ाम यानी कि जो नर्वस सिस्टम है आपका ब्रेन, वो अलग हो जाता है। यानी कि जो अलग अलग जो आज़ा हैं या निज़ाम हैं वो अलग अलग अफ़आल अंजाम देते रहते हैं, है ना। आज़ा का ऐसा ग्रोह जो एक मखसूस फ़अल अंजाम देता है उज़वी निज़ाम कहलाता है। देखो अब भी समझाया ना मैंने आपको, वही चीज़ आपको यहाँ पर भी बोला गया है और हमारे जिसमें ये सारे जो निज़ाम है वो बताया गया है। ठीक है, चलो ये हो गया, पॉइंट समझ में आया। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ग्रुप जो है आपका मैंने बनाया है यार, उसे ये कर लो, ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब करो नाज़िक इल्म एजुकेशन पे। यार कितना पीछे हैं हम लोग, ज़रा याद कीजिए। पे आते हैं, सबसे पहले क्या बोला गया कि हैवानात के जिसमें कौन कौन से आज़ा तनफ़्स का फ़अल अंजाम देता है। तो देखो हैवानात में ना कुछ जो हैवानात हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारा फेफड़ा है, मतलब नॉर्मली इंसान तो फेफड़े से ही लेते हैं, लेकिन और भी जो हैं वो फेफड़े के ज़रिए ही तनफ़्स का फ़अल अंजाम देते हैं, लेकिन कुछ और में अलग अलग आज़ा होते हैं उनके ज़रिए लेते हैं वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसानी जिस्म में तमाम हयाती अफ़आल की अंजाम दही के लिए तवानाई की सख्त ज़रूरत होती है। देखो हमारे जिस्म में अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम कर सकते हो नहीं ना। उसी तरह जो हमारे हयाती अफ़आल है उनको भी अंजाम के लिए, अगर उनको जो भी काम करना है उसके लिए भी उसको एनर्जी की चाहिए, जो तवानाई है उसकी सख्त ज़रूरत होती है। ठीक है, तवानाई खुलियात में पैदा होती है, इसके लिए खुलियात को हल पजीर ग़िज़ाई अज़्ज़ा और ऑक्सीजन मुहैया होना ज़रूरी है। देखो हमारा जो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, जो हमारा दिल है ना, ओके, चलो जो हमारा दिल है ना उसको अगर ऑक्सीजन नहीं मिला ना तो वो रुक जाएगा। इसीलिए मैंने बोला क्या थोड़ी देर पहले समझाया था कि वो जो हमारा अज़बी निज़ाम है कि उसके कंट्रोल में नहीं होता है हमारा दिल। यानी कि अगर हम दिल को बाहर निकाल कर भी रख देंगे, अगर उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद रहा तब भी वो जो अपना काम करता रहेगा। ठीक है, अगर उसके अंदर ऑक्सीजन ख़त्म होगा फिर वो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया कि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, चाहे हमारे पूरे जिस्म में ऑक्सीजन होना काम होना ज़रूरी, क्योंकि वही नहीं रहेगा तो फिर उसको तवानाई कहाँ से मिलेगी, यही काम है। ठीक है, ये काम तनफ़्सी निज़ाम और निज़ाम दौरान खून के ज़रिए होता है। तनफ़्स का अमल ज़ेल के 3 मराहल में अंजाम पाता है।
समझ में आया ना कि ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। यानी कि ऑक्सीजन है किस किस के लिए, तनाफसी निज़ाम और दौरान खून के ज़रिए ही होता है, ठीक है, तनाफसी निज़ाम का काम, जो ऑक्सीजन मुहैया होने का ज़रूरत है ना। तो ये समझ में आया। अब यहाँ पे बोला गया कि तनाफसी का जो अमल है वो 3 मराहिल के ज़रिए होता है। पहला यहाँ पे दिया गया है बैरूनी तनफ्स। बैरूनी तनफ्स बोला गया है, सबसे पहले अलिफ है सांस लेना, नाक के ज़रिए हवा जिसमें दाखिल होती है, यहाँ से ये सांस की नली के ज़रिए दोनों फेफड़ों में जाती है। तो ये हो गया सांस लेना। सांस खारिज करना, फेफड़ों में दाखिल शुदा हवा की ऑक्सीजन खून में शामिल होती है, खून जिस्म की कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में पहुंचाता है और वो हवा के साथ सांस लेने के ज़रिए खारिज की जाती है। तो ये हो गया आपका सांस खारिज करना। ओके, ये हो गया। चलो यहाँ पे कुछ दिया गया, इसको पढ़ लेते हैं। अमीबा, केचुआ, झिंगुर, नबातात, मुख्तलिफ आबी हैवानात और परिंदे किस उज़ू की मदद से तनफ्स का फ़हल अंजाम देते हैं, इसकी एक जदवल तैयार कीजिए। इतनी मेहनत आप करने वाले ही नहीं हो ना, क्योंकि मुझे मालूम है ना तो आपकी टीचर करवाएगी और ना ही आप करोगे। तो मैं नॉर्मल बता देती हूँ कि देखो अमीबा एक क्या है, आप बोल सकते हैं हम लोग एक वो पहला जो लेसन है हमारा जो साइंस का अगर पढ़ा होगा तो उसके अंदर अमीबा के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं ना। तो अमीबा क्या है, एक आलमी प्रोटिस्टा है। ओके, यानी कि वो प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है अमीबा। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया कि अमीबा, केचुआ, झिंगुर, नबातात, मुख्तलिफ आबी हैवानात और परिंदे किस उज़ू की मदद से तनफ्स का फ़हल अंजाम देते हैं। तो देखो आबी हैवानात का जो इसमें मछली आती है, मछली का किससे लेती है, गिल से लेती है तनफ्स का फ़हल, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी का आप मुझे ढूंढ के बताओगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो अगर आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए साइंस के बारे में तो हमारा एक और चैनल है इफ़ फैक्ट, यानी कि इनफैक्ट वाला जो हमारा चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका ये दे दूँगी, उसको सब्सक्राइब करके रखो, वहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज आपको जानने मिल जाएगा, ठीक है। साइंस के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे वीडियो आती है, ठीक है। अब आप ये नहीं सोचना कि मैं अपना चैनल ग्रो करने के लिए ऐसा बोल रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो ही जाओ सब्सक्राइब करो, वरना ना करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी तक बैरूनी तनफ्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, अब आता है अंदरूनी तनफ्स। जिस्म के तमाम खलियात और खून के दरमियान हवा की लेन देन को अंदरूनी तनफ्स कहते हैं। खून से O2 खलियात में जाती है और खलियात से CO2 खून में दाखिल होती है। अब देखो अंदरूनी तनफ्स क्या बोला गया कि जिस्म की तमाम खलियात और खून के दरमियान जो हवा की लेन देन होती है उसी को अंदरूनी तनफ्स कहते हैं। अब ये O2 क्या है, आप साइंस पढ़ रहे हो तो इसको याद रखो। O2 क्या है, हमारा ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और CO2 क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये दो बात हमेशा याद रखना है आपको, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है खुलवी तनफ्स। खलियात में ऑक्सीजन की वजह से ग्लूकोज जैसे हल पजीर अज़ा का धीमा एहतराक होकर ATP की शक्ल में तवानाई खारिज होती है। इस दौरान CO2 और आबी बुखारात जैसे बेकार मादे तैयार होती हैं। इस अमल को खुलवी तनफ्स कहते हैं। जेल की मसावात के ज़रिए खुलवी तनफ्स का मुख्तसर तौर पर लिखा जाता है। अब क्या बोला गया कि जो खुलियात है उसमें ऑक्सीजन की वजह से ग्लूकोज जैसे हल पजीर अज़ा का धीमा एहतराक होकर ATP की शक्ल में तवानाई खारिज हो जाती है, यानी कि बाहर आ जाती है। इस दौरान CO2 और आबी बुखारात जैसे बेकार मादे बोला गया है, ठीक है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म के लिए बेकार ही हुआ है ना, और ये फ़ायदेमंद किसके लिए, पेड़ पौधे के लिए, है ना। इस अमल को ही खुलवी तनफ्स कहते हैं। और ये आपको मसावात दिया गया है, देखो कैसे दिया गया है। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर हमसे हुआ तो, ठीक है। होगा क्यों नहीं, करेंगे हम लोग। क्या बोला गया है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, प्लस फिर बोला गया है आपको 6 ऑक्सीजन दिया गया है यहाँ पे। तो ये बनकर आ रहा है, हाँ क्या। अब इन सब से ये पूरा ये बनेगा तो क्या बन के निकलेगा हमें, तो देखो यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, देखो ये 6, ऑक्सीजन भी 6, तो इसीलिए CO2 हो गया यहाँ पे 6, एक साथ ही लिख दिया। फिर बचा क्या, H2 जो है हमारा वो बच गया 6, ये भी ऑक्सीजन के साथ वाला। फिर बचा जो तवानाई यानी कि 38 ATP आ गया।
ओके, तो इस तरीके से आपका जो ये मसावात है वो बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है बताए तो भला, तनफ्सी निज़ाम में कौन कौन से अज़ा शामिल है। और दूसरा क्वेश्चन क्या गया कि खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखो जब हम खाना खाते हैं तो हम खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना मुंह के अंदर जाता है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, बट जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उसमें रुकावट पैदा होती है और इसलिए हमें ठसका लगने की वो भी हो सकती है ना, क्योंकि हम सांस जो ले रहे हैं वो नली और हमारी जो नली है खाना खाने की कांटेक्ट में रहती है ना, और इस वजह से क्या होता है कि रुकावट पैदा होती है और हमें ठसका लग जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि हवा अंदर दाखिल हो जाती है और हवा अंदर दाखिल होगी तो क्या होगी, रुकावट पैदा होगी, है ना। नली के ज़रिए होगी वो ठीक होगा, अगर फालतू जैसे हम बोलते रहते खाना खाते तो मुंह के ज़रिए अगर जो हवा दाखिल होगी तो रुकावट पैदा होगी, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और बात बोलूँगी कि जो बात मैंने इसके बारे में समझाया कि खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, एक बार अच्छी समझा दूँगी। देखो खाना खाते समय क्या होता है, खाना खाते वक्त मुँह से हवा भी अंदर जाती है, खाना के जो टुकड़े हैं ना वो सांस की नली में ना चला जाए या फिर ब्रेन यानी हमारे दिमाग की तरफ ना चला जाए, इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। देखो अक्सर क्या होता है कि अगर कभी हम बात कर रहे होते हैं तो अचानक से खाने के जो टुकड़े हैं वो अगर सांस की नली में चले जाती है तो हमें खांसी होने लगती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि नाक के ज़रिए बाहर आती है। तो आपने नोटिस किया होगा इस चीज़ को, ठीक है। इसलिए मना किया जाता है कि खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये बात मालूम हो गई है किस वजह से, तो आप दूसरों तक को भी पहुंचाइए ताकि वो भी ऐसा काम ना करें, ठीक है। और बहुत ख़तरनाक साबित हो जाता है कभी कभी, इसीलिए बोला जाता है अगर आप करते हो तो मत किया करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक दिया गया कि तनफ्सी निज़ाम पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, साख्त और अफ़वाल बताए गए हैं इसके। सबसे पहला आता है नाक। अमली तनफ्स में और तनफ्सी निज़ाम की इब्तदाई नाक से होती है। नाक में मौजूद बाल और लेज़दार मादे की वजह से हवा छन कर अंदर दाखिल होती है। अब चलो यहाँ पे ना एक और चीज़ बताती हूँ, एक और फैक्ट बताती हूँ। देखो नाक और मुंह, देखो जब हमें सर्दी होती है तो हम नाक से सांस तो ले नहीं पाते हैं, तो उस टाइम मुंह से ही लेते हैं। कॉमन है ये सबके साथ, हाँ, कि कोई अलग है यहाँ पर नहीं, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर ना नाक से सांस लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बजाय किसकी, मुंह से। जो नॉर्मल इंसान है अगर नाक की बजाय मुंह से सांस ले रहा है तो उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि नाक में मौजूद बाल और लेज़दार मादे, उनकी वजह से क्या होता है जो हवा है ना वो छन कर अंदर दाखिल जाता है, यानी दाखिल अंदर छन कर होता है। तो मानो कि अगर मुंह से सांस वो ले रहा है तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि कोई बोल सकते हैं हम लोग खुर्दबीनी जानदार है, वो ऐसे ही अंदर चले गए तो जो फेफड़ा है हमारा वो डिसइंफेक्ट हो सकता है ना, उसे किसी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि नाक से सांस लेना चाहिए बजाय कि मुँह से, ठीक है। चलो ये वाला भी टॉपिक समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हलक या फ्रेनेक्स बोला गया यहाँ पे। हलक से गिज़ा की नाली और सांस की नली इब्तदा होती है। सांस की नली गिज़ा की नली के सामने पाई जाती है। सांस की नली के ऊपरी सिरे पर एक ढक्कन होता है। गिज़ाई नली में गिज़ा के दाखिल के दौरान सांस की नली उस ढक्कन के ज़रिए बंद हो जाती है। इसलिए आमतौर पर गिज़ा सांस की नली में नहीं जाती। बाकी औकात सांस की नली हमेशा खुली रहती है, इसीलिए हवा हलक से हवा की नली में ही दाखिल होती है। तो ये समझ में आया हलक का क्या काम है, यानी कि जो गिज़ा की नली रहती है और सांस की नली रहती है एक दूसरे के सामने पाई जाती है, और सांस की नली ऊपरी सिरे का पर एक ढक्कन होता है, और जो गिज़ाई नली है हमारी वो गिज़ा के दाखिल होने के दौरान सांस की नली उस ढक्कन के ज़रिए बंद हो जाती है। इसीलिए आमतौर पर जो गिज़ा है सांस की नली में नहीं जाती। बाज़ औक़ात सांस की नली क्या होती है, हमेशा खुली रहती है। ओके, चलो ये हो गया। उसके बाद आता है सांस की नली यानी कि ट्राचिया। सांस की नली का इब्तदाई हिस्सा सूती वितर यानी कि वोकल कॉर्ड की वजह से फूला होता है। सीने में सांस की नली दो शाखों में तकसीम हो जाती है, एक शाख दाएं फेफड़े की जानिब और दूसरी
बाएं फेफड़े की जानिब होती है। देखो यहाँ पे आपको पूरा तनफ्सी निज़ाम दिखाया गया है। तो ये सारे आज़ा हैं जो तनफ्सी निज़ाम को अफ़ल अंजाम देते हैं। तो ये सारे आज़ा मिलकर तनफ्सी निज़ाम बनाते हैं। समझ में आया? चलो ये हुआ। चलो आगे जाते हैं। उसके बाद आता है आपका चौथा फेफड़ा लंग्स दिया गया है कि सदोरी कैफ़े में दिल की बाएं और दाएं जानिब एक फेफड़ा पाया जाता है। सदोरी कैफ़े का बड़ा हिस्सा फेफड़ों के ज़रिए घिरा होने की वजह से दिल की सतह का बड़ा हिस्सा उनके ज़रिए ढका होता है। हर फेफड़े पर दोहरी का ग्लाफ पाया जाता है। इसे शस्त्र ग्लाफ यानी कि प्लियोरा कहते हैं। फेफड़े अस्फंज के मानिंद लचकदार और छोटे छोटे ज़ौफ़ से बने होते हैं जो हवा की थैलियाँ कहलाते हैं। हवा की थैलियाँ के अतराफ शीरे नालियों का बेहद घना जाल होता है। यहाँ देखो हवा की थैलियाँ दिखाई गई है इस तरीके से, ठीक है। ये देखो हवा की थैलियाँ इस तरीके से होती है। इनके ऊपर देखो ये जाल जो नज़र आ रहा है ना ब्लू और रेड में, वही जाल बताया गया है कि श्री नालियों का है वो, ठीक है। तो ये प्लियोरा फेफड़े का बताया गया है। उसके आगे क्या है कि हवा की थैलियों का गिलाफ बहुत पतला होता है। इस तरह श्री नालियों का गिलाफ भी पतला होता है। इस पतले गिलाफ में हवा की लेन देन आसानी से हो सकता है। फेफड़े में अनगिनत थैलियाँ की मौजूदगी की वजह से हवा के लेन देन के लिए काफ़ी वसे सतह दस्तयाब होती है। तो यानी कि हवा की जब लेन देन होती है तो जो हमारी जो थैलियाँ हैं वो पतली होती है, बोला गया ना यहाँ पे, और उनके ऊपर जो जाल होता है वो भी पतला होता है श्री नालियों का, तो वो भी पतला होता है उस गिलाफ की वजह से। तो हवा को क्या होता है कि उस पतले गिलाफ में हवा का लेन देन आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो फेफड़े का बताया गया। और आता है उसके बाद फेफड़ों के ज़रिए हवा का लेन देन कैसे होगा वो जानते हैं। फेफड़ों में हवा की थैलियाँ के अतराफ खून के बहाव के दरमियान मुसलसल हवा का लेन देन जारी रहता है। खून के सुर्ख जिस्म यानी कि RBC में हीमोग्लोबिन नामी लोहा आमेज़ा प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन हवा की थैलियों में आई हुई हवा से ऑक्सीजन जज्ब करती है। इसी दौरान CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात खून से अलग होकर हवा की थैलियों में दाखिल होते हैं और वहाँ की हवा में शामिल ऑक्सीजन खून में शामिल हो जाती है। CO2 आबी बुखारात खून से बाहर निकलकर सांस लेने के ज़रिए खारिज कर दिए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे RBC का और CO2 जो हीमोग्लोबिन है उसके बारे में बताया गया, और ऑक्सीजन और कार्बन डाई के बारे में बताया गया किस तरीके से ये दाखिल होते हैं और CO2 और आबी बुखारात कैसे बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है पर्दा सिक्किम यानी कि डायफ्रागम। ये क्या है इसको भी जान लेते हैं। देखो साइंस ना बहुत ईजी है, बस आपको ना कुछ बेसिक जो चीज़ें होती है ना वो पता होनी चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ तो आपकी बुक में लिख कर वो दिए हुए रहते हैं। तो बेसिक आपको पता रहता है ना तो फिर आपके लिए ईजी हो जाता है पढ़ना, है ना। चलो 5वां पॉइंट पढ़ते हैं। क्या है कि पसलियों के ज़रिए बने हुए सीने के पिंजरे के नीचे एक उजलाती पर्दा होता है, उसे पर्दा सिक्किम कहते हैं। पर्दा सिक्किम सकमी कैफ़े और सदरी कैफ़े के दरमियान होता है। पसलियों का किसी कद्र ऊपर उठना और पर्दा सिक्किम का नीचे जाना, ये दोनों अमल एक साथ वाक़ होने से फेफड़ों पर दबाव में कमी होती है, इसीलिए बैरूनी और नाक के ज़रिए फेफड़ों में दाखिल होती है। पसलियों का अपने मकाम पर वापस होने और पर्दा सिक्किम के वापस ऊपर आने से फेफड़े पर दबाव पड़ता है। इनमें मौजूद हवा बाहर ढकेली जाती है। पर्दा सिक्किम की मुसलसल ऊपर और नीचे हरकत अमल तनफ्स के लिए ज़रूरी है। क्या बोला गया कि जो ये हमारा पर्दा सिक्किम है वो कहाँ होता है, पसलियों के ज़रिए जो बने हुए सीने के जो पिंजरे होते हैं ना उनके नीचे एक उजलाती पर्दा है, उसे ही पर्दा सिक्किम कहते हैं, ठीक है। पर्दा सिक्किम कहाँ है, सकमी कैफ़े और सदरी कैफ़े के दरमियान होता है, वो हो गया। और पसलियों का किसी कदर ऊपर उठना और पर्दा सिक्किम का नीचे जाना, ये दोनों अमल कब होता है, एक साथ वाक़ होता है। तब जब ये होगा तब फेफड़ों पर दबाव की कमी होती है, ठीक है। इसीलिए बैरूनी जो है हवा नाक के ज़रिए फेफड़ों में दाखिल होती है और पसलियों का अपने मकाम पर वापस होने और पर्दे सिक्किम के वापस ऊपर आने से फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। तो ये समझ में आया कब कम पड़ता है और कब ज़्यादा पड़ता है, समझ में आया।
और बोला है कि इनमें मौजूद हवा बाहर ढकेली जाती है। पर्दा सिक्का मुसलसल ऊपर और नीचे हरकतें अमल तनफ्फुस के लिए ज़रूरी है। यानी अगर ये ऊपर नीचे नहीं हुआ तो क्या होगा, फेफड़ों पर दबाव कमी नहीं होगी, ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि निज़ाम दौरान खून यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। चलो जान लेते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में पानी का महरका, ऑक्सीजन, हलसुदा ग़िज़ाई अज़ा, बेकार मादे वगैरह की तरसील निज़ाम दौरान खून कहलाता है। ये आपको डेफिनेशन ऊपर भी पूछा गया कि दौरान खून क्या है, क्वेश्चन किया गया है तो है ना, तो वो वहाँ पर भी डेफिनेशन बताती है, उससे अच्छा यहाँ पे दिया गया तो आप भी पढ़ लिए, है ना, समझ में भी आ गया। इंसान और आला सतह के हैवानात में दौरान खून के लिए अलहदा निज़ाम होता है। निज़ाम दौरान खून में दिल, खून की नाली और उर्क शोरिया शामिल होते हैं। अब दिल का साख्त और अफ़आल बताया गया यहाँ पर कि सीने के पिंजरे के तकरीबन दरमियान दिल पाया जाता है। यानी कि देखो जो आपका जो ये है हमारे तनफ से जो एक फेफड़ा और दो फेफड़ा उनके दरमियान में पाया जाता है हमारा दिल। ठीक है, वो पसलियों के पीछे दोनों फेफड़ों के दरमियान किसी कदर बाएं जानिब झुका हुआ होता है। हमारे दिल का हजम हमारी मुट्ठी के मसावी और वज़न आमतौर पर 360 ग्राम होता है। दिल की इन दोनों झिल्लियों के दरमियान एक माए होता है जिसकी वजह से दिल रगर और ज़र्ब से महफूज रहता है। देखो दिल का वज़न कितना है, 360 ग्राम है। ये समझ में आ गई है? तो कोई किसी बोले कि मेरा दिल भारी हो रहा है तो बोलना 360 ग्राम से ज़्यादा हो गया है क्या, ऐसा पूछ लेना। हाँ क्या, जोक सपाट। चलो ये हो गया। और क्या बोला गया कि ये जो हमारा दिल है वो बाएं तरफ झुका होता है, इसीलिए कहते हैं हमारा दिल किस साइड है, यानी कि बीच में होता है, तो उसका ज़्यादातर हिस्सा लेफ़्ट साइड में होता है, बाएं तरफ होता है, इसीलिए कहते हैं हमारा दिल बाएं साइड है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इंसानी दिल उज़लाती और नर्म होता है। ये कल्बी उज़लात से बना होता है। कल्बी उज़लात गैर इरादी होते हैं। इनके सिकुड़ और फैलाव का अमल एक किले में होता है, इसी ही दिल का धड़कना कहते हैं। दिल के अंदरूनी तौली पर्दे वजह से बायां और दायां इस तरह दो हिस्से बने होते हैं। इन हिस्सों के मज़ीद दो दो खाने बने होते हैं। इन तरह दिल में 4 खाने पाए जाते हैं। ऊपर के खानों को अज़न अलकाब और नीचे के खानों को बतन अलकाब कहते हैं। देखो इंसानी जिस्म जो है हमारा, वहाँ जो ये दिल है उज़लात है वो नर्म होता है। और ये किस अगर किसी क्वेश्चन आया है कि दिल किस उज़लात से बना है तो क्या लिखोगे, कल्बी उज़लात से। ठीक है, ये हो गया। और दिल हमारा क्या है, गैर इरादी होते हैं। कल्बी उज़लात गैर इरादी होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके सिकुड़ने और फैलने का अमल एक लय में होता है इसलिए। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, दिल का धड़कना कहते हैं। ठीक है, और दिल के अंदरूनी तौली पर्दे की वजह से बायां और दायां इस तरह 2 हिस्से होते हैं, और उन 2 हिस्सों में 2 और हिस्से होते हैं, इसीलिए टोटल 4 हिस्से होते हैं। यानी दिल में कितने हिस्से होते हैं, 4 हिस्से बोलोगे। ठीक है, इस तरह दिल के 4 खाने पाए जाते हैं ना। ऊपर के खानों को अज़न अलकाब और नीचे के खानों को बतन अलकाब कहते हैं। चलो ये समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूंगी कि देखो दिल की जो आवाज़ होती है ना वो लब और डब होती है। ठीक है, धक धक नहीं होती है, लब डब होती है, ये बात याद रखना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खून की नालियाँ, साख्त और अफ़वाल क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है दिल की धड़कन मुसलसल जारी रहती है। चलो मान लो दिल की धड़कन रुक गई, क्या होगा, आप ही नहीं रहोगे, जिसकी वजह से खून की नालियों में खून का मुसलसल दौरा करता रहता है। खून की नालियाँ 2 किस्म की होती है, एक होती है शरियानें और दूसरी होती है विरदें। ठीक है, शरियान का काम क्या होता है, दिल से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को खून ले जाने वाली नालियाँ शरियान कहलाती हैं। शरियानें जिसमें गहराई पाई जाती है। शशि शरियान फेफड़ों की शरियान के सिवा तमाम शरियानों के ज़रिए ऑक्सीजन खून साफ खून ले जाया जाता है। शरियानों की दीवारें मोटी होती है, शरियानों में खुलबंद नहीं पाए जाते। यानी कि इसका काम क्या है कि ऑक्सीजन खून ले जाता है। ठीक है, और विर्द का काम क्या है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दिल की तरफ खून लाने वाली नालियाँ वृद्ध कहलाती हैं। शशि वृद्ध यानी कि फेफड़ों के वृद्ध के सिवा तमाम वृद्दें के ज़रिए गैर ऑक्सीजनी खून यानी कि गंदा खून लाया जाता है। वृद्दें अमूमन जल्द से लगी होती है, इनकी दीवारें पतली होती है। बड़ी वृद्दें में खुलबंद पाई जाती हैं, यानी इसमें खुलबंद नहीं होता, इसमें खुलबंद होता है, तो डिफरेंस समझो।
शरीयानें क्या करती है, ये ऑक्सीजन क्या करती है, ये ऑक्सीजन खून ले जाती है, ठीक है, और ये गंदा खून लाती है वृद्धि, ठीक है। इसमें घुलबंद नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। इसकी दीवारें मोटी होती है, इसकी दीवारें पतली होती है। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ऐसा हो चुका है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, उर्केशोरिया यानी कैपिलरीज क्या है। शरीयानें जिसमें पतली होती हैं, फैलती होती हैं, एक मिनट, फैलती हैं, तो इनमें शाखें तैयार होती हैं। इनके कुत्र बतरीर छोटा होता जाता है, वह बाल जैसी नज़र आती हैं, उन्हें उर्केशोरिया कहते हैं। देखो इस तरह उर्केशोरिया यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, इस तरीके से दिखते हैं ये कैपिलरीज। उर्केशोरिया के बारे में बताइए कि शरीयानें जिसमें फैलती हैं, तो इनमें शाखें तैयार होती है। इनका कुत्र बतरीर छोटा होता है, वह बाल जैसी नज़र आती है, इन्हें उर्केशोरिया कहते हैं। ये जान लिया हमने। उर्केशोरिया बेहद बारीक और पतली दीवार वाली नालियाँ हैं। इस वजह से उर्केशोरिया और खुलियात के दरमियान मादों का लेन देन बआसानी होता है। इस लेन देन के ज़रिए खुलियात को ऑक्सीजन, ग़िज़ा मादे, महरकाब और विटामिन हासिल होते हैं और खुलियात के बेकार मादे खून में दाखिल होते हैं। उर्केशोरिया एक दूसरे से जुड़ी हैं और बड़े कुत्र की नालियाँ तैयार होती हैं, उन्हीं को हम वृद्ध कहते हैं, यानी हर उज़ू में उर्केशोरिया का जाल फैला होता है। समझ में आया? चलो आगे जानते हैं क्या बोला गया है। क्या आप जानते हैं? ये तो जानना ही पड़ेगा, नहीं जानते हैं तो। आमतौर पर सेहतमंद इंसान का दिल 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार धड़कता है। वर्जिश या काम करने से दिल में पैदा होने वाले जज्बात धड़कन में इजाफा करते हैं। जब इंसान आराम कर रहा हो या सो रहा हो तो उनकी रफ्तार कम हो जाती है। छोटे बच्चों की दिल की धड़कन की रफ्तार ज़्यादा होती है। दिल की धड़कने के दौरान दो किस्म की आवाज़ आती है, एक आवाज़ लब और दूसरी आवाज़ डब कहलाती है। दिल की एक धड़कन के साथ तकरीबन 75 मिलीलीटर खून धकेलता है। देखो दिल की जो आवाज़ है उसका साउंड मैंने पहले बता दिया कि लब डब होती है। हाँ, 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार दिल धड़कता है हमारा। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी दिल की धड़कन की जो रफ्तार होती है वो तेज़ होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। और दिल हर एक धड़कन के साथ तकरीबन कितना? 75 मिलीलीटर खून धकेलता है, ठीक है। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दौरान खून, दिल के अफ़्वाल। दिल के जरिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को खून पहुंचाना और वहां से वापस लाने का फ़हल दौरान खून कहते हैं। दौरान खून के मुसलसल जारी रहने के लिए दिल का सिकुड़ना और फैलता है। दिल एक बार सिकुड़ने और एक बार फैलने के अमल को मजमूई तौर पर दिल के एक धड़कन कहते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको नब्ज़ बोला गया है, देख लो अशिया नब्ज़ क्या है, अमल करने बोला गया है। अगर हो सकते तो, अगर आपकी टीचर करवाती तो ठीक है। ज़रा सोचिए, बोला गया है कि दिल की धड़कन और नब्ज़ का ताल्लुक़ मालूम कीजिए, बताए तो भला दिया गया है आपको। आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा खून। खून सुर्ख रंग की एक बहने वाली शे है। खून एक माए अतसली नसीज है। ऑक्सीजनी खून का रंग गहरा सुर्ख, जायका खार और pH 7.4 होता है। खून 2 बुनियादी अज़ा से बनता है, दुमुई सेल और खून के जसीमें, यानी कि जो ब्लड सेल होते हैं उसको बोला गया यहाँ पे खून की जसीमें, ठीक है। और खून का pH यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, यानी कि 7.4 होता है। pH मैंने ऑलरेडी बताया है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो, ओके। उसके बाद आता है दुमुई सेल क्या है और खून की जसीमें क्या है, ठीक है। अलीफ है, दुमुई सेल जर्दी माइल शफाफ किसी कदर अशासी माए हैं। इसमें 92% पानी, 6% प्रोटीन, 1% गैर नामियाती नमक, 2% दीगर अज्जा होते हैं। खून की सुर्ख जसीम यानी कि RBC क्या है? जिस्मात में छोटे गोल बेमरकज़ा खुलियात, इनमें हीमोग्लोबिन की मौजूदगी से खून सुर्ख नज़र आता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन खून में शामिल होती है। खून के हर मकब मिलीमीटर हजम में 50 से 60 लाख RBC होते हैं। RBC हड्डी के गुद्दे में पैदा होते हैं और इनका अरसा हयात तकरीबन 100 ता 127 दिन होता है।
सेकेंड है हमारा एल्ब्यूमिन, पूरे जिस्म में पानी पहुंचाने का फल अंजाम देता है, जिसमें बड़े मरकज़ा बरदार बेरंग कुलियात खून के हर मकब मिलीमीटर यानी कि 5000 तक 10,000 सफ़ेद जसीमें पाए जाते हैं। ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा जी में हमारा ग्लोबुलिनस यानी कि हिफाजती काम करता है। ये हमारा इंसान खुलियात के 5 किस्में हैं, बियोफिल, एन्यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स एंड लेफ्योसाइट्स। सफ़ेद जसीमें हड्डी के गुद्दे में पैदा होते हैं। दाल है हमारा फाइब्रोजिनिन और प्रोथ्रोमिन। इसके अफ़वाल कौन से हैं? पहले ये देख लो क्या है कि खून के इंजमाद में मदद देती है। इसका अफ़वाल क्या है? सफ़ेद जसीमें हमारे जिस्म में फ़ौजी का काम करते हैं, जिसमें कहीं भी अमराज के जरासीम दाखिल हों तो ये उन पर हमला करते हैं। ये खुर्दबिनी जानदारों की वजह से होने वाले अमराज से हिफाजत करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, गैर नामियाती आयन यानी कि कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, अज़बी और उज़लाती अफ़वाल पर काबू रखते हैं। तीसरा आता है आपका प्लेटलेट्स। ये बेहद छोटे कर्ज़नुमा होते हैं। खून के 1 मकब मिलीमीटर ये तकरीबन 2.5 तक 4 लाख होते हैं। फ़हल क्या है इसका? ये खून के इंजमाद में हिस्सा लेते हैं। ये एक बारी खुद से भी पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। खून के कुछ अफ़वाल दिए गए हैं। पहला क्या है? गैसों का नकल व हमल। फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन खून के ज़रिए जिस्म के तमाम खुलियात तक पहुंचाई जाती है। इस तरह नसीजों से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में लाई जाती है। दूसरा दिया गया है आपको तग़ज़ियाती मादों की तरसील यानी कि खुलियात को ग़िज़ा मुहैया करना। ग़िज़ाई नाली की दीवारों के ज़रिए ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, रोगनी तरशे जैसे हज़मशुदा सादा तग़ज़ियाती मादे खून में जज़्ब किए जाते हैं और जिस्म के बाहर खलिए तक पहुँचाए जाते हैं। तीसरा आपको दिया गया है बेकार मादों की तरसील। यूरिया, अमाइनो एसिड, कैरेटीन वगैरह व नाइट्रोजनी मादे नसीजों से खून में जमा किए जाते हैं। बाद में ये मादे जिस्म से बाहर खारिज करने के लिए खून के ज़रिए गुर्दों की जानिब ले जाए जाते हैं। देखो अमाइनो एसिड, यूरिया क्या होता है? जो आपका यूरिन होता है ना, ये यूरिया उसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। नंबर 4 है जिस्म की हिफाजत। खून में ज़िद जिस्मिया यानी कि एंटीबॉडी के तैयार होने से खुर्दबिनी जरासीम और दीगर नुकसानदा ज़र्रात से जिस्म की हिफाजत होती है। 5वां है खामरों और महरकाब का नकल व हमल। खामरे और महरकाब का जिस मुकाम पर अफराज होता है वहाँ से वो खून के ज़रिए उस मकाम तक ले जाए जाते हैं जहाँ इन पर अमल होता है। नंबर 6 जिस्मानी दर्जा हरारत पर काबू। नालियों के मुनासिब फैलाव और सुकड़ाव की वजह से जिस्म का दर्जा हरारत मुस्तकिल तौर पर 37 सेल्सियस होता है। 7वां दिया गया है जिसमें सोडियम, पोटाशियम जैसे नमकियात को मुतवाज़न रखना। नंबर 8 ज़ख्म से खून बह रहा हो तो थक्के तैयार करके ज़ख्म बंद करने का फ़हल प्लेटलेट्स और दुमुई सेल में मौजूद फाइब्रोनोजिन नामी प्रोटीन करते हैं। ये खून के कुछ अफ़वाल हैं, तो इसमें ना 60 पॉइंट दिए गए। 8 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको जो आखिरी का जो रहता है ना क्वेश्चन एग्ज़ाम में बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए जो रहता है वहाँ आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक बारी पढ़ लेना। और एंटीबॉडी का आपको कुछ इसमें दिया नहीं तो मैं पूरा भी इम्यूनिटी जो है ना आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत, उसके बारे में अगर आपको टॉपिक दिया होगा आगे तो उसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया था एंटीबॉडी के बारे में कि जो एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में होती है ना वो खुर्दबिनी जो जरासीम होते हैं या फिर कोई दूसरा नुकसानदा ज़र्रात है उनसे हिफाजत करता है। कौन? एंटीबॉडी, ठीक है। तो जिस्म की हिफाजत में भी बहुत ये होते हैं खून जो होते हैं हमारी, ठीक है। खून का भी और डिटेल में देना चाहिए था, यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब आता है इंसानी खून के ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। खून में मौजूद ज़िद जिस्म यानी कि एनमी बटीज़ और तरियाफ़ी यानी कि एनमिटिजिन, इन 2 प्रोटीन के बिना पर खून के मुख्तलिफ ग्रुप किए जाते हैं। इंसानी खून के ए बी और ओ इस तरह 4 अहम ग्रुप हैं। आर्टरीज पॉजिटिव और ये देखो पॉजिटिव और RH
नेगेटिव, इस तरह देखो यहाँ पर बताया गया मसलन RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। इस तरह हर ग्रुप की 2 किस्में मिलाकर मजमूई तौर पर खून के 8 ग्रुप होते हैं। खून का अतिया क्या होता है, चलो देख लेते हैं। किसी इंसान के हादसे का शिकार होने पर जख्म के ज़रिए खून बहता है। ऑपरेशन के वक्त भी कई बार मरीज़ को खून देना पड़ता है। इस तरह अनीमिया, थैलेसीमिया, कैंसर के मरीज़ों को भी खून दिया जाता है, जिसमें खून की कमी को दूर करने के लिए जब ज़रूरतमंद को खून दिया जाए तो उसे खून का अतिया कहते हैं। ब्लड डोनेशन सुना है ना आपने, तो ब्लड डोनेशन कहाँ से होता है, तो उसके लिए एक प्रोफेशनली क्या होता है, ब्लड बैंक होता है। यानी कि देखो ऐसा होता है ना कि किसी इंसान को ज़रूरत है और किसी इंसान को पास है तो वो देता है, तो उसके बदले या तो पैसा लेगा या तो कुछ ऐसे ही भी दे देते हैं। तो वो जो ब्लड बैंक होता है वहाँ सारी खून जमा होते हैं। यहाँ पे A B और O है, यानी कि A पॉजिटिव, फिर A नेगेटिव रहेगा, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और A नेगेटिव। तो ये टोटल 8 हो गए ना। तो इसी तरह बोला है कि 4 अहम ग्रुप होते हैं और इन सब के पॉजिटिव नेगेटिव मिला के टोटल 8 ग्रुप होते हैं, ठीक है, खून के। और खून का अतिया समझ में आया कि जो लेन देन जो होती है ना खून की, जैसे कि यहाँ पे बीमारी के नाम बोला गया कि अनीमिया है, थैलेसीमिया है, कैंसर के मरीज़ों को भी खून दिया जाता है। ऑपरेशन के दौरान किसी को खून की ज़रूरत पड़ जाए तो खून के अतिया यानी कि ब्लड बैंक जहाँ होता है ना वहाँ से लिया जाता है। देखो यहाँ पे ब्लड बैंक के बारे में बताया गया आप लोग। चलिए आगे जानते हैं अतिय खून के लिए खून कहाँ से मुहैया होता है। तो पहले ब्लड बैंक बोला गया। ब्लड बैंक में किसी मर्ज से पाक फर्द के जिस्म से मखसूस तरीके से खून निकाला जाता है और वो ज़रूरतमंद को दिया जाता है। जमा किया गया खून अगर फ़ौरन इस्तेमाल ना करे तो उसे कुछ अरसे तक रेफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है। यानी देखो जो ब्लड बैंक जो है जहाँ सारी खून जमा होती है, यानी कि देखो ये बोला ना किसी के पास ज़रूरतमंद है तो अगर वो अपना खून बेच देता है पैसे के लिए या तो किसी ज़रूरत चीज़ों के लिए अपना खून दे सकता है, और कोई ऐसे भी दे देता है तो वहाँ ब्लड बैंक में वो जमा रहता है। अगर खून इस्तेमाल नहीं होता तो उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है ना। अब देखो इसकी भी ना कुछ शर्त हैं, कब दिया जाएगा ब्लड बैंक, यानी खून कब दे सकते हो आप। जो इंसान दे रहा है खून उसको पहली बात उसे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए तभी लेगा आपका खून। अगर उससे कुछ प्रॉब्लम रही तो जिसको दे रहा है वो भी इन्फेक्ट हो सकता है ना, उससे उसे भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए क्या होता है कि जब इंसान जब खून देता है ना उसका चेकअप होता है, किसी को ये नहीं है, बीमारी नहीं है, फिर इन्फेक्शन तो नहीं है कोई भी चीज़ से, तो एलर्जी नहीं है, तो इसे भी मतलब ये सारी चीज़ें चेक की जाती है उसकी। देन आपको क्या बोलते हैं कि आप खून दे सकते हो। अगर आप बोल दिया कि हाँ ठीक है सब कुछ, तभी आप खून दे सकते हो। और वही बोला गया कि खून का यूज़ नहीं होता तो रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है उसको। उसके बाद आपको पॉइंट दिया गया कि खून का दाता, जो शख्स खून देता है उसे खून का दाता कहते हैं। बिल्कुल, जो खून देता है उसे खून का दाता कहते हैं। बस नॉर्मल सी बातें याद रखो। खून का सर्फ, जिस शख्स को खून दिया जाता है उस खून का सर्फ कहते हैं, सारिफ कहते हैं। ग्रुप ओ का खून दूसरे तमाम ग्रुपों के अफराद को दिया जा सकता है, जबकि ए बी ग्रुप का शख्स तमाम ग्रुप से खून ले सकता है। इसलिए ओ ग्रुप को आफाती दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ए बी को खून ग्रुप का आफाती सारिफ यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है। अब देखो ऐसे हमारी दुनिया में भी दो तरह के लोग होते हैं ना, एक अच्छे और एक बुरे, एक को खाली लेना है दूसरे को खाली देना है ना। तो उसी तरह हमारे ब्लड ग्रुप में भी है। जो ओ रहता है ना, ग्रुप ओ, ग्रुप ओ ना तमाम सबको खून दे सकता है, सबको, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, सबको दे सकता है। बट अगर इसको खून चाहिए तो ये सिर्फ ओ वाला से ही ले सकता है, यानी कि अगर ओ नेगेटिव वाला है तो ओ पॉजिटिव से ही ले सकता है, ऐसा मतलब ओ से ही ले सकता है, ये बाकी किसी और से नहीं ले सकता। अब उसी तरह हमारा ए बी है, तो ए बी है ना किसी से भी ले सकता है, किसी से भी ये ले सकता है। ज़रूरत पड़ेगा तो खाली ए बी को ही खून दे सकता है, ये ऐसा है। यानी किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है और किसी दूसरे का भी ब्लड ग्रुप ए बी है तभी वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन लेना है अगर इसको हो तो वे किसी से भी ले लेगा, ए से, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, किसी से भी ए बी जो है वो ले लेगा खून। इसीलिए जो ओ है वो सबको खून दे सकता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, सबको खून दे सकता है। इसीलिए इसे क्या बोला गया, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं इसको, ठीक है, यानी आफाती दाता बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जो आपका ए बी है बोला ना, सबसे खून ले सकता है ये, समझे, मगर देगा किसको, सिर्फ ए बी को दे सकता है ये।
तो इसीलिए इसे आफाती सारिफ यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा गया है इसको। तो दोनों में दो चीज़ें, ये बात ये याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। खून का ग्रुप मौलसी होता है। इसका इन्हिसार हमारे जिस्म में वालिदैन की जानिब से मुंतकिल होने वाले जीन पर होते हैं। खून का अतिया देते वक्त मशाबा ग्रुप का खून हो तो मरीज़ को दिया जाता है। अगर खून का ग्रुप मशाबा ना हो तो मरीज़ को नुकसान हो सकता है। इस वजह से मरीज़ की मौत का भी अंदेशा होता है। आजकल दाता कुल का सारिफ हो सकता है बगैर किसी तवाक़े को। खून का अतिया दरअसल ज़िंदगी का अतिया है। हाथ से जरियान खून का बहना, वलादियत और ऑपरेशन के वक्त मरीज़ को खून की ज़रूरत होती है। सेहतमंद इंसान के ज़रिए दिए गए खून का इस्तेमाल मरीज़ की ज़िंदगी बचाने के लिए किया जाता है। इसीलिए खून के अतिया को सबसे अफजल अतिया कहा जाता है। देखो यहाँ पर एक और बात बोला गया है कि देखो खून जो है हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप डिसाइड करेगा, ये हमारे जीन में होता है, यानी जो हमारे पेरेंट है उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। उनकी जो जीन होते हैं उनके ऊपर ही डिपेंड है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे बोला गया है कि जैसे कि अगर ए पॉजिटिव है तो अगर इसको खून लेना है या तो ओ वाले से लेगा ये, या तो ए वाले से ही लेगा। बी वाले से ले सकता है नहीं, अगर इसने बी वाले से ले लिया तो खून मैच नहीं होगा तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी और इसके मौत का भी अंदेशा हो जाएगा। तो यानी कि अगर ए वाला है तो ए वाले से ही लेगा या तो ओ वाले से लेगा। क्यों ओ वाले से लेगा? क्योंकि ओ जो है हमारा यूनिवर्सल डोनर है, यानी ये किसी को भी खून दे सकता है मगर लेने के लिए सिर्फ ओ की ज़रूरत पड़ेगी इसको, ठीक है। तो जो हमारा ए है वो सबसे खून ले लेगा, लेकिन अगर इसने बी से ले लिया गलती से इसको मजबूरी में तो इसके मौत का भी अंदेशा हो जाएगा। इसीलिए ये बेचारा क्या करेगा, नहीं लेगा खून, या तो ए वाले से ही लेगा या तो ओ वाले से लेगा। यानी कि मसावी जो इसका खुद का है ए बी बी सी नहीं है सॉरी ए बी ठीक है, उनसे ही लेगा। जो जिसका है उसके से ही लेगा, यानी कि ए बी इससे ही खून लेंगे इन लोग, या तो ओ से लेंगे ट्रांसफ़र करवाएंगे। और ए बी तो हमारा किसी से भी ले सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। समझ में आया। और यहाँ पे क्या बोला गया कि जो खून का अतिया जो दिया जाता है, खून डोनेट करते हैं, उन्हें सबसे अफजल अतिया कहा गया है। और खून कहाँ यहाँ पे बताया गया है कि बगैर किसी तवाक़े को खून का अतिया का दरअसल ज़िंदगी का अतिया है। हाथ से जरियान खून यानी कि खून का बहना, विलादत और ऑपरेशन के वक्त मरीज़ों को खून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये बातें कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स दिए गए, इसलिए ग्रीन बॉक्स मैंने पढ़ा, तो नहीं पढ़ती। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आ जाते हैं हमारा फसारे खून जो नेक्स्ट टॉपिक है, खून का दबाव, ब्लड प्रेशर। अच्छा ये बताओ, ये पढ़ने से पहले एक बात बोलूँगी, किसके घर में नमक तेज़ खाते हैं? यानी नमक तेज़ खाने से मतलब ये नहीं, मतलब थोड़ा ज़्यादा, मीडियम से ऊपर, कौन खाता है? कम खाया करो, नहीं तो फसारे खून का दबाव यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए बोलते फसारे खून का ज़ख़ीरा लाहक हो जाएगा, ठीक है। तो घर में बोलो कि नहीं खाए, कम नमक खाए, कम नहीं मतलब मीडियम खाए, कम भी नहीं खाना, ज़्यादा भी नहीं खाना, मीडियम होना चाहिए, ठीक है। ना हाई ना लो, मीडियम एकदम, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया। चलो आप पढ़ते हैं हमारा टॉपिक ब्लड प्रेशर। दिल के सिकुड़ने और फैलने से शरीयानों में खून मुसलसल बहता रहता है। दिल के सिकुड़ने जो शरीयान की दीवारें पर दबाव पड़ता है इसे फसारी खून कहते हैं। जिस्म के तमाम हिस्सों तक खून पहुँचाने के लिए खून का दबाव ज़रूरी होता है। दिल के सिकुड़ते वक्त इसकी दबाव की पैमाइश की जाती है, उसे सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। और दिल के फैलने पर की गई दबाव को पैमाइश को डिस्टोलिक दबाव कहते हैं। सेहतमंद इंसान का खून तकरीबन 80 mm से 120 तक 89 से 139 पारे के सुतून के मसावी होता है। खून के दबाव की पैमाइश के लिए स्फोग्नोमीटर नामी आले का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 12th क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन किया गया था कि खून ब्लड प्रेशर का जो आला है, यानी आला तो हम लोग उर्दू में बोलते हैं ना, ऐसे मतलब किससे मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर का। तो बहुत सारे बच्चों को इसका नाम याद नहीं था, स्फोग्नोमीटर। इससे है ना क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है उसको हम लोग मेज़र करते हैं, है ना। तो ये जो नाम है ना, इस आले का याद रखो, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें अब याद रखना ज़रूरी होती है, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। चलो ये सब टॉपिक पे वापस आते हैं। और ये बता, ये तो सबने ही देखा होगा। कहाँ देखा है हमने? सबने हॉस्पिटल में देखा है, क्लिनिक में देखा है, डॉक्टर के पास देखा है ना। अब यहाँ पे कुछ बोला गया है कि दिल के सिकुड़ने और फैलने से शरीयानों में खून हमेशा मुसलसल बहता रहता है। ये तो हमने पीछे भी पढ़ा। दिल के सिकुड़ने शरीयान की दीवारों पर दबाव पड़ता है, ये भी बात पढ़ा। उसे ही क्या कहते हैं? फसारे खून कहते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर कहलाते हैं या तो खून का दबाव कहलाता है, ठीक है।
और जिस्म के तमाम हिस्सों तक खून पहुंचाने के लिए खून का दबाव ज़रूरी है, ये भी हमने पढ़ा। दिल के सिकुड़ते वक्त उसमें दबाव की पैमाइश की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। और ये सिकुड़ने पर जो पैमाइश की जाती है उसे कहते हैं सिस्टोलिक, और फैलने पर जो की जाती है उसे कहते हैं डिस्टोलिक। ठीक है, डिस्टोलिक दबाव। और किसी सेहतमंद इंसान का खून जो है, खून का जो दबाव है तकरीबन कितना 80 से 120 होता है। ठीक है, या तो फिर 89 से 139 पारे के सुतून मसावी बोला गया है। खून के दबाव की पैमाइश के लिए स्फोगनोमीटर जो भी नाम है इसका आले का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट नाम है इसलिए। तो ये आपका फसारे खून का बोला गया। और एक और बात, नमक जो होता है ना, ज़्यादा नमक खाने से फसारे खून का ज़ख़ीरा लाहक होता है। ये क्वेश्चन भी आपको दिया गया है। आपका जो ये है ना, आगे आप जाओगे तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है एक्सरसाइज के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसे हमेशा जहन में रखिए। चलिए करते हैं। अब खून पढ़ रहे हैं तो एक और बात बता दो। एक नॉर्मल इंसान जो होता है, सेहतमंद इंसान के बॉडी में 5 लीटर खून होता है। ठीक है, चलो ये बात भी याद रखना। इसे हमेशा जहन में रखिए। पहला क्या है, हमारे जिस्म में रोज़ाना नया खून तैयार होने का अमल जारी रहता है। दूसरा है, एक वक्त में 350 मिलीलीटर खून का अतिया दिया जाए तो हमारा जिस्म 24 घंटों में उस खून की कमी को पूरा कर देता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप किसी को डोनेट कर रहे हो 350 मिलीलीटर खून, तो एक दिन यानी कि 24 घंटे के अंदर आपका खून, आपकी जो बॉडी है उस खून की कमी को पूरा कर देगा। देखो कितना इंटेलिजेंट है। हामला दूध पिलाने वाली ख़वातीन को खून का अतिया नहीं दे सकते, यानी कि जो हामला औरत है और दूध पिलाने वाली जो ख़वातीन है वो खून का अतिया नहीं दे सकती, यानी वो अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद दिया गया, खून देते वक्त देने के बाद कोई तकलीफ़ नहीं होती है। ये बात भी याद रखिए। ये आपको इसलिए दिया जा रहा है, आपको एडवांस में बोला जा रहा है कि अगर आप किसी को दे रहे हो तो आप डर रहे हो ना कि कैसे देंगे, कहीं बाद में हमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा। तो वही यहाँ पे बोला गया, खून देते वक्त देने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, कौमी रज़ा का यानी यौम अतिया खून 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखो वाह, 1 अक्टूबर को भी मनाया जाता है। उसके बाद दिया गया है, 18 बरस से ज़्यादा उम्र का शख्स साल में 3 से 4 मरतबा खून दे सकता है। तो अगर आपकी एज है उतनी तो आप डोनेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, बट आपको ये है कि जब आपको पूछेंगे जो भी चीज़ें, क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई सच देना है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप किसी बीमारी से इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि आप जिसे भी दोगे ना वो भी इन्फेक्ट हो सकता है। इसलिए पहले तो वो चेकअप करते, उसके बाद ही डोनेट का ऑप्शन आपको दिए थे कि भी आप दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते हो, है ना। ब्लड ग्रुप मैचिंग करेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप उनसे मैच हो रहा है या नहीं है। जिनका ओ पॉजिटिव है कमेंट सेक्शन में बताना किसका ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, क्योंकि ये बेचारे यूनिवर्सल डोनर है, बस लेने के लिए खाली खुद वाला ही चाहिए, ओ वाला ही मिलेगा तभी ये ले सकते हैं, ऐसा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। उसके बाद आपको दिया गया है किस्म, सिस्टोलिक दबाव और डिस्टोलिक दबाव। तबाई दबाव क्या है, 90 से 119 mm और या तो 60 से 79 mm। इब्तदाई बुलंद फसारे खून कितना, 120 से 139 और 80 से 89। बुलंद फसारे खून की हालत 1 है, 140 से 159 और 90 से 99 mm। और उसके बाद बुलंद फसारे खून की हालत दूसरी है, तो बुलंद फसारे खून की हालत दूसरी में बताया गया है कि ज़्यादा या बराबर 160 mm या तो ज़्यादा या बराबर 100 mm। अब यहाँ पे एक येलो बॉक्स है, उसे भी पढ़ लेते। क्या बोला गया है कि 1900 में डॉक्टर कार्ल लैंडस्ट्रेंस ने खून के ए, बी और ओ ग्रुप दरियाफ्त किए। इस दरियाफ्त पर उन्हें 1930 में नोबल इनाम से नवाजा गया। ग्रुप ए, बी को 1902 में डिक्स्टोयेलू और ऑस्ट्रेली ने दरियाफ्त किया। इनके तो नाम ही इतने हार्ड रहते हैं। चलो कुछ नहीं, हमने बस जानना था, जान लिए। यानी कि 1900 में ए, बी और ओ ग्रुप का दरियाफ्त किया था इन साइंटिस्ट ने। ठीक है, और इसीलिए 1930 में इन्हें नोबल इनाम से नवाजा गया। देखो नोबल प्राइज़ ना साइंस के फील्ड में बहुत बड़ा इनाम होता है, और ये बहुत कम साइंटिस्ट को मिला है जो उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, उनको मिला हुआ है। ठीक है, और ये नोबल जिनके नाम पर है ना, उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। जो डायनामाइट होता है ना, उसकी खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल इनका नाम था, इसीलिए जो प्राइज़ है उन्हीं के नाम पे रखा गया है, नोबल।
प्राइज़। ठीक है, नोबेल प्राइज़ कई से क्षेत्र में दिए जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, पीस शांति वाला हो गया। इंडिया में भी मिले हैं, आप देखोगे तो डॉक्टर CV रमन को मिला हुआ है नोबेल प्राइज़। ठीक है, इनको ही सबसे पहले दिया गया था इंडिया में। ओके, उसके बाद 1902 में AB जो आपका ब्लड ग्रुप है उसकी दरियाफ्त हुई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, GK से क्वेश्चन है, इसीलिए याद रखो, जनरल नॉलेज है, याद रहना चाहिए। ठीक है, किसी ने पूछ बैठा तो बोल देना, वैसे तो कोई पूछता नहीं है ना, क्योंकि उन्हें खुद भी तो पता होनी चाहिए ना पूछने के लिए। फिर आता है आपका, क्या आप जानते हैं? नहीं, हम तो नहीं जानते, चलो जान लेंगे। दमियत क्या है? हेमेटोलॉजी। तब है साइंसदान कि इस शाख में खून तैयार करने वाले अज़ा और खून के अमराज का मुताला किया जाता है। इस शाख के तहत खून के तमाम अमराज की तशखीस और तहकीक भी की जाती है। तो ये आपको ये भी एक छोटा सा नॉलेज दिया गया था, डिड यू नो करके, तो हमने ये भी जान लिया। ठीक है, चलो अब आपको ना एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर आपको साइंस पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड हो तो हमारा एक चैनल है इफ़, यानी कि इन फैक्ट, यानी इसको जाओ सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी मिल जाएगा। और आप अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो करो ना, कर लो अभी। ठीक है, और आपको कुछ भी डाउट है तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई कर दूँगी। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बच रहा है ना तो चैट सेक्शन में लिखो, मैं रिप्लाई कर दूँगी। ओके, अब इसके बाद देखते हैं और कुछ बचा है तो वो भी पढ़ लेंगे हम लोग। इसके बाद तो चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है हमारा, ये ना इंसान जो उज़वी निज़ाम वाला ये चैप्टर है हमारा 12वां ख़त्म हो रहा है यहीं पे। 12वां कि 11 ये भी याद नहीं मुझे। तो ये एक्चुअली हमारा 11वां चैप्टर है, इंसानी जिस्म और उज़वी निज़ाम। तो इसमें जितने थे सबने हमने कवर कर लिया। इवन आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आपको क्या करना है, बस टाइप करना है, मैसेज मुझ तक पहुंचाना है, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। ओके, और सब्सक्राइब करके जाओ यार, कम से कम मुझे भी तो मोटिवेशन मिले, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है यार। ठीक है, चलो बाय एंड टेक केयर। अगर कुछ भी मुझसे गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ करना, ठीक है, क्योंकि इंसान मैं भी हूँ। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरे पास जितना जीके, जितना मेरे पास नॉलेज है सब कुछ आपको दे दूँ, और इस चैप्टर में जितना नॉलेज है वो सब समझाया मैंने आपको, और इवन एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी हूँ। तो आपको पसंद है तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, ताकि सारे बच्चों तक ये पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।